अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है, जबकि बानी का पैगाम था कि 5 अगस्त तक एहतजाज अपने ही उरूज पर होना चाहिए। इस ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 90 दिन की तहरीक और अल्टीमेटम का ऐलान कर दिया। खबरों के मुताबिक पंजाब में PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन्हें 90 दिन के मंसूबे के बारे में कोई इत्तला नहीं थी, और सवाल तो ये उठाया कि जब पहले से 5 अगस्त की तारीख दी जा चुकी है तो 90 दिन की तहरीक कहाँ से आ गई। उसके अलावा लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलिया हमजा भी मौजूद नहीं थी, हालांकि इन्हें बानी की जानिब से तंजीमी जिम्मेदारियां सौंपी गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गनापुर का ऐलान सियासी मोहलत हासिल करने की एक कोशिश हो सकता है, जबकि हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर एहतजाज में कानून शिकनी या इंतशार की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में सवाल तो कुछ यूं है कि 5 अगस्त को एहतजाज के ऐलान के बावजूद 90 दिन का अल्टीमेटम देने का मकसद क्या है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे मज़हर अब्बास की जानिब और यही सवाल के साथ कि 5 अगस्त को एहतजाज के ऐलान के बावजूद 90 दिन का अल्टीमेटम देने का मकसद क्या है। सबसे पहले ये, और दूसरी जानिब क्या 90 दिन की तवील तहरीक का ऐलान पार्टी कारकुनों में तवानाई भरने की कोशिश है या ये मौजूदा हिकमत अमली की गैर यकीनी कैफियत का एतराफ़ है। जी मसर साहब। देखिए, एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि PTI में वो कन्फ्यूजन जो पहले दिन से था वो कन्फ्यूजन आज भी है कि PTI को लीड कौन कर रहा है। अब बानी PTI के हवाले से ज़ाहिर है अडियाला जेल में जो भी जाता है वो बाहर निकल के एक नया बयानिया पेश कर देता है। अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि वो तहरीक चलाएंगे और बानी PTI ने उनको ज़िम्मेदारियां दी हैं। अलीमा ख़ान दूसरी बात कर रही हैं। अब ये 5 अगस्त की बात जो है और फिर 90 रोज़ की बात, अब ये जो कन्फ्यूजन है ये इसका बैकलैश बहुत आया है विद इन PTI। और अली अमीन गंडापुर को जो PTI के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, उसमें हमारे मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उनका बैकलैश भी नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर ये कहाँ से थ्योरी लेकर आए हैं और ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हो गए हैं अली अमीन गंडापुर पे। अब देखना ये कि बानी PTI से अगली मुलाकात किसकी होती है और वो बाहर आके क्या बात करते हैं। लेकिन अगर आज फ़र्ज़ करें आज 14 तारीख़ है और उन्होंने कहा जी कल से ही तहरीक शुरू हो गई 90 रोज़ के अंदर, एक कन्फ्यूजन जो है वो तहरीक से पहले ही नज़र आ रहा है। इसको जितनी जल्दी PTI दूर करेगी उतना बेहतर है। गवर्नमेंट के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि PTI में कन्फ्यूजन रहे। अली अमीन गंडापुर एक तरफ JUI मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि PTI के अंदर से तब्दीली आए तो बेहतर है, जो है वज़ारत आला कोई नया वज़ीर आला है उसकी भी वजह समझ में आती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से PTI के अंदर से जो तनकीद आ रही है और फिर बाहर से ये बात की जा रही है कि तब्दीली लाई जाए लेकिन PTI के अंदर से ही लाई जाए, तो लगता यह है कि बात शायद उसी तरफ बढ़ रही है। और अगर उस तरफ बढ़ती है तो फिर तहरीक का क्या होगा, क्योंकि मज़ीद PTI में एक इंतशार सा आ जाएगा। ज़ाहिर है आप अली अमीन गंडापुर को हटा देंगे तो वो अपने सपोर्टर्स के साथ एक तरफ हो जाएंगे। बज़ाहिर ये कहेंगे KP की अगर पूरी पॉलिटिक्स आप देखें जो PTI की है, परवेज़ खटक 2/3 मेजॉरिटी लेके उन्होंने दिलवाई और परवेज़ खटक साइडलाइन कर दिए गए। यानी 2013 के बाद 2018 में 2/3 मेजॉरिटी आई PTI की। एक नया रिकॉर्ड बना कि इससे पहले कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में किसी ने 2 मरतबा मुसलसल इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन उसके बाद हमने देखा उनको हटा के महमूद ख़ान को लगा दिया गया, फिर महमूद ख़ान हटा दिए गए। अब लगता ही है कि तीसरी बारी अली अमीन गंडापुर की आ रही है, शायद उनको हटा दिया जाए। अगर इस किस्म का बैकलैश आता है तो मेरा ख़्याल है PTI के अंदर का कन्फ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा, PTI की तहरीक जो है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगी। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और PTI के अंदर जो अली अमीन गंडापुर पर तनकीद आ रही है कि जब एक बात तय हुई थी कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी तो ये 90 रोज़ की बात कहाँ से आई। अब इस 90 रोज़ का कन्फ्यूजन जो है, बहुत से लोगों को 90 रोज़ का जनरल ज़िया-उल-हक का ऑपरेशन फेयर प्ले याद आ गया
लेकिन ये जो है, ये कन्फ्यूजन अगर दूर नहीं होता, बज़ाहिर लगता है कि पीटीआई के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, जो अंदर की एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से बानी पीटीआई की जेल से रिहाई भी मुश्किल होती जा रही है और कोई तहरीक चलाना भी मुश्किल होती जा रही है। अब उनके बेटे आएंगे तो किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये मेरा ख्याल है पीटीआई का कन्फ्यूजन जो है वो पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, यही सवाल आपसे, 5 अगस्त की तारीख दे दी गई थी एहतजाज की, उसके बावजूद अली अमीन गनापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया? ये क्या मकसद है इनका? देखिए, इमरान खान साहब हैं, वो देवता हैं और जो है उनकी बात तो जो वो कह दें हरफ ब हरफ पूरी होती है। गंडापुर साहब भी उनके मुरीद हैं और उनके ताबेदार हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद उनकी एक अपनी सर्वाइवल, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, उनका एक अपना दबदबा, उनका एक अपना रोब है। तो इसलिए वो एक अपनी आइडेंटिटी भी रखते हैं, एक अलग से सोच भी रखते हैं। अगरचे वो हर मीटिंग में मुझे पता है, मैंने सुना है कि बड़े आला तरीन मीटिंगों में जहाँ इमरान खान का नाम भी लेना मुश्किल होता है, वहां भी वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जो सारी लीडरशिप है जो अब बैरून मुल्क बैठी है और वो इंतहा पसंदी की तरफ इमरान को लेके जाना चाहती है, शायद गंडापुर साहब जो हैं वो इसके मुखालिफ हैं और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकले, इसलिए वो इस चीज़ को लंबा ले गए हैं। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए, किसी न किसी डील के जरिए मामला चल जाए, उनकी हुकूमत भी बच जाए, खान साहब भी रिहा हो जाए, तहरीक इंसाफ जो है, इसकी तहरीक जो है, इसमें भी लोग उंगली कटा के जो है वो शहीद हो जाए। तो उनकी स्ट्रेटजी है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग बड़ी सेफ जगहों पे बैठे हैं, जिनकी कुछ जाना आना है नहीं, वो कहते हैं बस कूद पड़ो आग में, आप क्यों नहीं तहरीक चलाते, क्यों नहीं आप जो जाके धरना देते, क्यों नहीं आप हड़ताल करते। तो इन सबको जितने यहाँ पाकिस्तान में है, उन्होंने पहले भी अजाब झीले हैं, कैदें काटी हैं, जेलें काटी हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं। उनमें इतना हौसला नहीं है अब कि वो दोबारा से सारे जो हैं वो जेलों में जाएं। तो ये सोच समझ के इस तरह की कॉल देनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन रास्ता एक ही है, मसालियत मसालियत मसालियत, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ठीक है, उमर चीमा साहब आप कहिएगा, आपसे भी यही सवाल हम लेकर आए हैं कि 5 अगस्त की तारीख दे दी गई थी एहतजाज की, फिर भी अली अमीन गनापुर की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया 90 दिन का, और सुहेल वड़ाइच साहब जैसे कह रहे हैं कि शायद वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो एक मेज़ पर लाने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या मकसद लग रहा है आपको? लेकिन ये जो सवाल आपने मेरे से किया है या मेरे से पहले आपने वड़ाइच साहब से किया है, मज़हर अब्बास साहब से किया है, ये सवाल पीटीआई के लोगों के ज़हन में भी है। मसला ये है कि पीटीआई में सिर्फ एक बंदा है जो फैसला करता है, वो किसी से मशवरा नहीं करता, फैसला उनका होता है, बाकी जो है वो उस पर डुगडगी बजाने वाले होते हैं। जो उससे डिसएग्री करते हैं वो फिर मुख्तलिफ उसकी तशरीहात करते हैं। ये पीटीआई में हो रहा है। पीटीआई में अब जो है गंडापुर को अगर आपने कहा दिया कि 5 अगस्त को करें, गंडापुर 5 अगस्त को क्या करे? आलिया हमजा अगर इतराज़ उठा रही हैं तो उनको अगर गंडापुर ने पूछे कि मुझे जी 5 अगस्त को क्या करना चाहिए कि तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये चूंकि सवाल नहीं होता, इस तरह की बातों को पसंद नहीं किया जाता। ओवरऑल जो लोग एक ज़रा इंतहा पसंदाना एक स्टैंड लेते हैं, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं, वो चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी हो। अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती जी कि ये फलां का फैसला था। अब ये ओवरऑल पीटीआई पूरी इंतशार का शिकार है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता यानी कि एक दिन अगर इमरान खान इनको मना कर दे कि भाई शट अप, आपने ये तरह के ट्वीट्स नहीं करने, वो चुप हो जाएंगे। ठीक है, ये वो कोई लोग अपने लेवल पर भी नहीं लगे हुए। ये इमरान खान ने इंतहा पसंदी को अपनी पार्टी में प्रमोट किया और इसका इंसेंटिव है
कि जो बंदा इस तरह की इंतहा पसंदाना गुफ्तगू करता है उसको लगता है कि वो क़यादत के करीब हो रहा है, वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि उनकी जो सर्वाइवल है वो दिन ब दिन एट स्टेक है। यानी कि आगे उनको नजर नहीं आ रहा। यानी कि अगर आपका 5 अगस्त की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि 90 दिन की बात कर लें, इवन जो गंडापुर ने कह दिया उसकी बात कर लें, 90 दिन के बाद क्या हो जाना है। यानी कि हम जो माजी में देखते आए हैं उसकी बुनियाद पे हम आगे कोई फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि जी 90 दिन अगर उसने टाइम मांग लिया है तो उस दौरान कुछ होगा। ना कोई 5 अगस्त को कुछ होना है, ना 90 दिन के अंदर होना है। बेसिकली सारे अपना अपना टाइम बाय कर रहे हैं, उस दौरान कोई और इस इंतजार में है कि कोई और इवेंट ऐसा हो जाए कि जिससे इस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो जाए कि ये मामला पीछे रह गया, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इमरान खान जो है वो एक बड़े अनथक किस्म के लीडर हैं। मेरा ख्याल है कि हम भी उनके बारे में बातें कर कर के थक गए हैं, लेकिन वो जेल में भी नहीं थके। यानी कि वो मुसलसल वो एक ही जो उन्होंने एक कायदा पढ़ा हुआ है बार बार वो सुना रहे हैं या सबको मजबूर कर रहे हैं कि वो पढ़ें। लेकिन ये है कि इससे उनके पास भी उनको भी कुछ नजर नहीं आता। यानी कि अगर उनको भी को पूछे कि जो आपने जो स्ट्रेटजी आज तक इस्तेमाल की है, क्या आपकी रिहाई मुमकिन हो पाई है? जो आज तक की उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो तो अब मायूसी में बदल चुकी हैं। अब जो अगर हाल में हम बात करें तो इस टाइम तो कुछ नजर भी नहीं आती। पहले 26वीं तरमीम से पहले उनके कुछ और ख्यालात थे, अमेरिकन इलेक्शन से पहले वो कुछ सोच रहे थे कि ये होंगे तो इससे ये हो जाएगा, वो भी चीजें गुजर गई हैं। अब जो है अब तो गवर्नमेंट लग रहा है कि वो ज्यादा एक स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं, उनको इंटरनेशनली भी ज्यादा रेलिवेंट हो रहे हैं, इकोनॉमी भी एक फील गुड फैक्टर प्रमोट हो रहा है। अगर कोई एक मिरेकल नहीं भी हुआ तो, लेकिन ओवरऑल चीजें एक इंप्रूवमेंट की तरफ चल रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि जो उनकी ये स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी, लेकिन वो खुद भी इम्तिहान में है और अपने साथ जो उनके लोग हैं उनको भी इम्तिहान में डाला हुआ है। हमारे पास फिर यही ऑप्शन रहता है कि हम उनको ही डिस्कस करते रहते हैं कि गंडापुर ने ये क्या किया। गंडापुर को पूछे, वो गंडापुर कहेगा कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। यानी कि मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं कोई 5 अगस्त को कोई इस तरह का कोई सियासी खुदकुशी करता हूं तो उसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, तो जवाब जो है उसका नफी में। अगर वो 90 दिन की बात करें तो जवाब नफी में। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, आलिया अमीन गंडापुर की जानिब से 90 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें आलिया हमज़ा को इन्वॉल्व नहीं किया गया, वो उसका हिस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनी, हालांकि बानी की जानिब से तो उन्हें तंजीमी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। तो आप क्या समझते हैं, ये इनकी अपनी ही पार्टी में इख्तलाफ है या कुछ और है? ये देखिए, बुनियादी तौर पर पीटीआई में अगर किसी एक बंदे की क़यादत पे इत्तेफाक है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, और हर कोई ये चाहता है और हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो ये दिखा दे कि वो इमरान खान साहब के करीब हैं और वो उनकी लाइन पे हैं। लेकिन अंदर वो 3-4 किस्म के ग्रोह हैं। एक ग्रोह वो है जो इमरान खान की तरह हार्डलाइनर्स हैं, वो बैरूनी मुल्क भी है, वो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एक महदूद तादाद में हैं। दूसरा वो है कि जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, और वो मुफाहमत चाहते हैं, मुसालहत चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी मुश्किलात में कमी हो, या जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। और इसलिए जो बात आज सुहेल वड़ाई साहब ने की है कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, तो ये पीटीआई के 5 बड़े लीडरों ने एक ख़त की शक्ल में भी ये उन्होंने मुतालबा किया था कि मुज़ाकरात किए जाएं। अच्छा, फिर एक और ग्रोह है जो कि मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुस्तफ़ीद हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आ जाए तो फिर उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान अंदर है तो उनकी क़यादत की शमा रोशन है और उनको ओहदे भी मिले हुए हैं, उनको कवरेज भी मिल रही है, उनको अहमियत भी मिल रही है। और एक फिर अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब को इस मनसब पे भी किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने ही बिठाया है, और लेकिन 2 मरतबा उन्होंने ट्राई की है
और दोनों मरतबा वो स्ट्राइक का कोई नतीजा नहीं निकला। अब लोग जब 1 तारीख की बात करते हैं, मसलन एहतजाज की नोयत भी किसी ने वाज़ेह नहीं की है। जब 5 अगस्त की बात की जा रही है तो ये वजाहत उसके साथ नहीं है कि वो किस तरह का एहतजाज होगा। कोई जलसा होगा, कोई जुलूस होगा, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, किसी दूसरे शहर की तरफ जाएंगे। इसी तरह अब जब 90 डेज़ की बात की गई है तो उसमें भी कोई रोड मैप वाज़ेह नहीं किया गया है कि इन 90 दिनों में क्या होगा। तो ये बुनियादी वजह असल में पार्टी के अंदर मौजूद कन्फ्यूजन और धड़ेबंदी है, जिसकी वजह से वो किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, क्या 5 अगस्त का एहतजाज अब असल इनका टारगेट है या 90 दिन की तहरीक ने इस मकसद को पीछे धकेल दिया है? नहीं, अभी तो उन्होंने कह दिया ना, वो उस वक्त तो अली अमीन के साथ बाकी क़यादत भी बैठी हुई थी, तो उसमें उन्होंने 5 अगस्त का जिक्र नहीं किया और उन्होंने 90 दिन की बात की। तो अब तो मेरे ख्याल में 90 दिन वाली पॉलिसी चलेगी उस वक़्त तक जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई नए हिदायत नहीं आ जाते। अगर इमरान खान साहब ये बात निकाल दे बाहर, जिसकी भी उससे मुलाकात हो कि नहीं 5 अगस्त को ही होना चाहिए, तो फिर वो प्रिवेल करेगा। वो बात प्रिवेल करेगी इमरान खान साहब की। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, ये आपका 90 दिन की पॉलिसी पर यहीं से दोबारा गुफ्तगू शुरू करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सुहेल वड़ाइच साहब, वहीं से शुरू करेंगे। 5 अगस्त को होता हुआ आप ये एहतजाज देख रहे हैं, ये मामला एक्सटेंड होगा, आगे क्या होने जा रहे हैं? देखिए, जो स्ट्रीट फोर्स है वो तो हमने देखा स्ट्रीट पावर पीटीआई की बहुत कम हो गई है। जो इससे पिछला इस्लामाबाद का एहतजाज था उसमें भी हमने देखा था कि जो जुलूस आया था वो केपी से आया था। पंजाब से सिवाय मियां वाली के या अटक के कहीं से कोई क्राउड नहीं आया। तो उसको खौफ कह लें, उसको दबाव कह लें, डीमोटिवेटेड कह लें, ऑर्गेनाइजेशन का ना होना कह लें, कोई भी इनमें से वजह जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो वो सही होगी। तो इसलिए ये तवक्को करनी कि कोई बहुत ज्यादा क्राउड आ जाएगा वो तो मुझे नहीं नजर आ रहा। लेकिन जाहिर है अगर उनको लोगों को मोटिवेट किया जाए, जो है आलिया हमजा साहबा अब चूंकि सदर बनी है पंजाब की, इससे पहले पंजाब में कोई इस तरह उन जैसा मोटिवेटेड कोई बंदा नहीं था, तो हो सकता है वो लाखों हजारों आलिया हमजा साहबा जो है वो निकालने में कामयाब हो जाए। इस दफा पंजाब से जुलूस जाए जो पहले केपी से आता था, क्योंकि अब खान साहब ने उनको आलिया हमजा साहबा को ये जिम्मेदारी दी है। पहले मियां हमाद अजहर साहब जो थे और जो दूसरे लीडर थे वो नहीं निकाल सके पंजाब से। अब हो सकता है कि जो नई लीडरशिप आई है बड़ी मोटिवेटेड है, जेलों में भी रही है, तो अब देखते हैं कि पंजाब से कितने लोग निकलेंगे और वो अडयाला जाएंगे या वो इस्लामाबाद जाएंगे या वो लाहौर में ही धरना देंगे। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन अगर माजी को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा शो कर सकेंगे। ठीक है। हाँ, अलबत्ता कासिम और सुलेमान को अगर लाहौर की गलियों सड़कों में चलने का मौका दिया जाए या उनको केपी में जाने का मौका दिया जाता है, सुहेल वड़ाइच साहब, आपको तो क्या फिर हो लग रहा है कि सकता है वो कि क्राउड आएंगे बढ़ जाता है। पाकिस्तान और अब ये तहरीक का आगाज करेंगे? देखिए, अगर वो आएंगे भी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है उनको इतनी आज़ादी से तो नहीं आने देगी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसलिए वो तो आएंगे। हो सकता है खबर बन जाए कि वो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया या उनको जाहिर है उससे हो सकता है बरतानिया इस पे एहतजाज करे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तो हुकूमत इजाजत नहीं देगी। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि टेक्निकली इसका मतलब तो ये हुआ कि गंडापुर की जानिब से फेस सेविंग दे दी गई है तहरीक इंसाफ को? नहीं, मैं समझता हूँ बेचारे ये सारे लोग बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं तो इन पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता कि ना गौहर अली पे ना अमीन गंडापुर पे। ये सारे बेचारे अपनी मकदूर भर कोशिश कर रहे हैं और भी ये चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। लेकिन वो लोग जो इंतहा पसंदी पर उतरे हुए हैं वो कोई रास्ता निकालने नहीं देते, क्योंकि फिर उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। आप देखें ना कि हर रोज
यानी जो बंदे यहाँ फेस कर रहे हैं वो तो सब बुरे हैं। तो जो लोग सेफ बैठे हैं दूर वो सब अच्छे हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर कल देखें आलिया हमजा जुलूस निकालने, वो जुलूस फेल हो गया तो सब उनको बुरा भला कहेंगे। तो अब वो अमीन गंडापुर जो है, अली अमीन, वो बड़ी हिम्मत करके पंजाब आए हैं, चाहे उन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग की हो, चाहे कोई इजाजत मांगी हो, लेकिन और तो कोई नहीं आया ना अभी तक। किसी दूसरे सूबे से कोई आके काफिला लेके तो नहीं आया। तो बजाय उसके इस इनिशिएटिव के वो उन लोगों से इज़हार यकजहती करने आया है जिनको पंजाब असम्बली से जो है वो आज का नाहली का उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो बजाय उसके उस पर क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये मिल गया है, ये मिल के आया है। तो जब लोग मायूसी होती है या इस तरह के हालात होते हैं तो वो ट्रस्ट, सबसे पहले एक दूसरे पे ट्रस्ट टूटता है और लोग ये कहते हैं कि ये वफादार नहीं, ये वफादार नहीं, ये गद्दार है। तो हमने पहले भी देखा है कि जब पार्टियां बेचारी मुश्किल में जाती हैं तो ये होता है, लेकिन जितना पीटीआई में है इतना पहले कभी नहीं था कि हर बंदे पे शक है कि ये अंदर से मिला हुआ है हुकूमत के साथ। तो भाई उसको रोका किसने है? वो चला जाए हुकूमत के साथ। तो अगर आपके साथ तो करें, ये सलाहियत पीटीआई नहीं है। इस वजह से ये एक जो गैर सियासी इनका रवैया है कि बजाय लोगों को मिलाने के, लोगों को भगाने का फरीजा पीटीआई ने ले लिया है। सियासी जमातें अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करती हैं, ये खत्म करने की कोशिश करते हैं कि हर बंदे को भगाते हैं, हर बंदे को गाली निकालते हैं, हर बंदे पे शक करते हैं। ये तो पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स तो होती है हर बंदे को गले लगाना, हर बंदे को पास मिलाना, और कोई अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उसको माफ करना। ये है सियासत और ये है कामयाबी। और नाकामी ये है कि आप हर एक से लड़ें, हर एक पे शक करें, तो वही हो रहा है। ठीक है उमर चीमा साहब, 5 अगस्त की एहतजाज होता हुआ आप देख रहे हैं या ये मामला एक्सटेंड हो जाएगा? क्या होने जा रहा है पार्टी के अंदर अब? देखें, इनको अपने एहतजाज के बारे में अगर वो चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो, एक तो कामयाब तो मुझे नहीं होता हुआ नज़र आता, लेकिन अगर वो रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी ये है कि जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की कि इमरान खान के बेटे उनको ले आएँ, तो एक तो इससे एक ज़रा हाइप क्रिएट हो जाएगी। 4 दिन इनका एक इनकी प्रेजेंस रजिस्टर हो जाएगी, इनका पैगाम रजिस्टर हो जाएगा। हुकूमत कहेगी कि हमने नहीं आने देना, वो कहेंगे कि हम उनको लेकर आ रहे हैं। और वैसे मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत को कहना भी नहीं चाहिए कि उनको नहीं आने देना, या जो पिछले दिनों भी एक बयान आया था जी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी देर से, कई सालों से ये एक पीटीआई को, इमरान खान को एक ताना दिया जाता है जी कि आपके बच्चे आप लेकर आएंगे तो फिर हम मानेंगे। तो अगर उनके बच्चे आने को तैयार हैं तो आप उनको आने दें। उनके आने से क्या हो जाएगा? क्या हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, हुकूमत टूट जाएगी, या पीटीआई जो है वो हुकूमत पर हावी हो जाएगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यह है कि इतना उनका राइट है, उनको आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई के पास कोई एक अपने पॉइंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, गंडापुर इस दफ़ा क्या कोई नया काम करेगा? जो पहले वो कर चुका है तो वही वाली बातें होंगी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अब यह है कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उनके आने से कम इनका एक शो लग जाएगा। मज़रबाज, जैसे कि उमर चीमा साहब भी यही कह रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन कुछ और मौजूद है। क्या आपको लगता है क्या ऑप्शन मौजूद है? अगर ये एहतजाज नहीं करते, मामला आगे बढ़ेगा, क्या होने जा रहा है? कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, पीटीआई के लिए जो मादी के मुकाबले में, मादी में जो अपोजिशंस की तहरीकें हैं और उसके मुकाबले में ये इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है पीटीआई के लिए कि मादी में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जब हुकूमत और अपोजिशन का क्लैश हो रहा होता था तो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए होती थी। यहाँ जो सूरत हाल है ये इससे बिल्कुल बरक्स है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ना चाह रहे हैं, आप हुकूमत से भी लड़ना चाह रहे हैं, और आप इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाह रहे हैं। अब ये जो सिनेरियो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा और हुकूमत ज़ाहिर है इस वजह से और ज़्यादा जो है वो सख्ती कर रही है
क्योंकि उसे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक दरार पड़ी हुई है। ये तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किल बना देती है मूवमेंट को। और हमने देखा, हमने 26 नवंबर को भी देखा, तो और उसके बाद पीटीआई के अंदर के रिफ्ट, अंदर के अख्तिलाफ़ात वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। गवर्नमेंट तो जब भी होती है, अपोजिशन जब भी मूवमेंट चलाती है, गवर्नमेंट सप्रेसिव पॉलिसीज़ लेकर आती है, सप्रेस करती है। हमारे यहाँ नहीं देखा कि उन्होंने अलाउ किया हो कभी भी किसी ने कि जी आएँ खुलकर आप करें, चलें जलसा करें खुलकर, आज इजाज़त दे दें आप कि जी वो है, आप देख लें कि अभी से गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, आप इजाज़त दे दें कि जी इजाज़त है, आप आएँ जलसा करें। ये जो होता है ना कि कानून के मुताबिक अगर आप जलसा करेंगे तो इजाज़त हो, ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। लेकिन जो पीटीआई का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है वो यही है कि वो किसी एक महाज पे नहीं लड़ रही। आप देखें, अपोजिशन डिवाइडेड, पीटीआई के सामने एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई के सामने गवर्नमेंट। अब ये एक सोलो फ्लाइट है जिसमें कहीं अचकज़ई आ जाएंगे, थोड़े बहुत कुछ और आ जाएंगे, लेकिन जो मेन जो पार्टी थी अपोजिशन की जेयूआई, उसमें और पीटीआई में अब रिफ्ट जो है वो दोबारा माजी की तरह बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में तहरीक चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन अब देखें आप, कासिम और सुलेमान अगर आएंगे, उनके इस्तकबाल की कमेटी कौन सी होगी, कौन करेगा उसमें। तो ये जो पीटीआई का जो पॉलिटिकल विंग है, जो पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि हमारी सियासी कमेटी है, ये सियासी कमेटी क्या कर रही है? ये एक फ़ैसला सियासी कमेटी क्यों नहीं करती कि जी हाँ इस दिन से शुरू होगा, इस दिन से ये चीज़ें होंगी। अब सियासी कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है, इसलिए बनाई है कि वो इस मूवमेंट को आगे लेके चलेगी, बात कहीं और से आ जाती है। तो एक ऐसा, तो वोटर क्या करे, उसका सपोर्टर क्या करे, वो कंफ्यूज होता है ना। वो इसीलिए आप सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ती है उनके दरमियान, और यही कन्फ्यूजन जो है ये मूवमेंट के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए नुकसानदेह होता है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आ रही थी, उससे पहले उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 83 की एक पूरी मूवमेंट का, जिसमें 800,000 के करीब लोग मारे गए थे, हालांकि उसका बेस सिंध था, लेकिन उस मूवमेंट का इम्पैक्ट इतना पड़ा कि जब 86 में बेनज़ीर भुट्टो सामने आई तो बेनज़ीर से के मुखालफत जो करने वाले लीडर्स थे वो साइडलाइन हो गए पार्टी के अंदर। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई आए थे, वो आउट हो गए। बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग आए थे, जिनको अंकल्स कहा जाता था, वो साइड हो गए। तो मूवमेंट प्लस जब बेनज़ीर भुट्टो आई तो एक मैसिव क्राउड था। जो चौधरी शुजात ने उसके बारे में लिखा भी है कि नवाज़ शरीफ उसको रोकने की बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि इतने बड़े क्राउड को आप कैसे रोकेंगे। तो पहले तो ये है कि क्या पीटीआई, पहली चीज़ ये कि कब अनाउंसमेंट होगा, अगर वो आ रहे हैं उनके बेटे, और आ रहे हैं तो किस तरीके से मोबिलाइजेशन होगी, ये होगी। तो एक चैलेंज है पीटीआई के लिए, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो 2 महाज़ों पे लड़ रहे हैं, और 2 महाज़ों पे लड़ में जिसमें पाकिस्तान का सबसे ताकतवर मुक़तदरा भी शामिल हो, बहुत आसान नहीं होता। आपका पॉइंट आ गया है। हम बात कर रहे थे तहरीक चलाने में शिद्दत है, गंडापुर आलिया हमज़ा आमने सामने हैं, ऐसे में तहरीक चलाना चैलेंजिंग हो सकता है। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूट्यूब पर आपने जो सवाल भेजे हैं तज्ज़ियाकारों के लिए, सुहेल साहब सबसे पहले आपके लिए सवाल। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत ने धरनों और एहतजाज की सियासत से ला ताल्लुकी जाहिर की है, हत्ता कि 86% पीटीआई के हामी भी विफाक से ताउन के हक में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये, क्या तहरीक इंसाफ अपनी अवामी हिमायत खो रही है? नहीं, अवामी हिमायत तो मैं नहीं इत्तफाक करता कि खो रही है, लेकिन जनरली मुझे ये लगता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी से लोग इत्तफाक नहीं कर रहे, और इसीलिए जो वोटर का कनेक्शन है पीटीआई की लीडरशिप के फैसलों से वो टूट चुका है। इसीलिए स्ट्रीट पावर जो है वो बहुत महदूद हो गई है। वगरना लीडर हुक्म दे तो कम से कम सैकड़ों लोग तो आएंगे, जिसके इतने एमएनए हैं, इतने वोट हैं, करोड़ों वोट हैं, तो वो आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अपने जो फैसले कर रही है वो उनके वोटर्स को पसंद नहीं आ रहे। अभी भी वो दिली तौर पर इमरान खान के साथ हैं, लेकिन वो उसके लिए कुर्बानी देने
और स्ट्रीट में निकलने के लिए, बाजार में निकलने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका दूसरा सवाल है सलीम साफ़ी साहब के लिए। सलीम साफ़ी साहब, अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है, जो फजलुर रहमान के लिए उनके भाई ने कबूल किया है। साफ़ी साहब, आप बताएं, क्या JUI इतनी मकबूल है कि सीट निकाल लेगी? देखिए, ये सीट एक मौलाना फजलुर रहमान साहब जीते रहे हैं और उनका भाई सीट समझा जाता था, और अब भी उस इलाके में मौलाना फजलुर रहमान साहब का और असर रसूख जो है वो खासा गहरा है, और उनकी पार्टी आज भी वहाँ की एक बड़ी पार्टी समझी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने पिछले 2 इलेक्शन जीते भी हैं, और अली अमीन गंडापुर ने अपने इलाके में काम भी बहुत कराए हैं, वज़ीर आला की हैसियत से भी, और मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से भी, और सूबाई वज़ीर की हैसियत से भी। तो अली अमीन गंडापुर ने भी वहाँ पे अपने पाँव जमा लिए हैं। अब पता नहीं कि इलेक्शन में क्या होता है, दोनों अगर इलेक्शन लड़ते हैं फिर ये भी मुतय्यन करेगा कि इलेक्शन किस नौइयत का होता है। इस इलेक्शन की तरह का होगा, 2018 के इलेक्शन की तरह होगा, या कि फिर जेन्युइन इलेक्शन होगा, तो उसमें पता चलेगा कि किसके साथ आवाम ज़्यादा है। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, आपका जवाब आ गया। हमारे अब्बास साहब की जानिब बढ़ेंगे। मज़हरबाज साहब, जैसे कि पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का फैसला किया गया है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़ाहिर है अगर इस हालिया जंग के तनाजुर में देखें तो एक टेंशन तो थी, और इससे पहले जो इंडिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आके खेलना था वो नहीं आई, और फिर क्रिकेट बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल एक तरीके से भारत की तो कम से कम एक कौमी सियासी पॉलिसी का हिस्सा बन गई है क्रिकेट। उन्होंने इस हद तक पॉलिटिक्स में क्रिकेट को इन्वॉल्व कर दिया है, या क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दिया है। इस वक्त जो धमकी मिल रही है, मुझे याद है कि गालिबन 98 था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त वहाँ दिल्ली की विकेट उखाड़ दी गई थी, और वो विकेट जो है वो वहाँ के इंतहा पसंदों ने उखाड़ दी थी, और बिल्कुल एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया कि नहीं जाना चाहिए। वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे, वाजपेयी साहब ने बड़ा वेलकम किया, और मुझे आज भी याद है कि वाजपेयी साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। और क्रिकेट टीम वहाँ गई, उसने सीरीज़ खेली, हर तरह की धमकियों के बावजूद भी। आज की सूरत हाल ज़ाहिर है, आज वाजपेयी की हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, और इंतहा पसंदी 98 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त अगर रूलिंग इस वक्त उनके पास इंतहा पसंदाना वो हैं, तो खदशात तो अपनी जगह हैं। जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अगर ज़्यादा बेहतर मेरे होता कि पाकिस्तान ये गारंटी लेता, एशियन हॉकी एसोसिएशन से ये गारंटी लेता कि जी पहले तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्योरिटी को इंश्योर कराया जाए, दूसरे ये कि जब पाकिस्तान में कोई बैनुल अक़वामी हॉकी टूर्नामेंट हो तो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आएगी। ये गारंटी लेते अगर मिलती तो आप भेज देते, लेकिन ऐसे में कि पाकिस्तान की टीम वहाँ चली जाए और हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ना आए, ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से कोई एक, अभी भी मुझे नहीं पता, अभी इतना टाइम है नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशंस के साथ हो तो फिर भेजने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई गारंटी नहीं मिलती तो फिर जाहिर है आप अपनी टीम को या अपने खिलाड़ियों को रिस्क में तो नहीं डाल सकते। बेशक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मज़हरबाज साहब। आपके लिए ये सवाल है, हुकूमत ने FC को नेशनल फोर्स में बदलने का फ़ैसला किया है, इस फैसले से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक तो लोगों में एक कन्फ्यूजन आ रही है। हमारे यहाँ 2 तरह की FC है, एक है फ्रंटियर कांस्टेबलरी और एक है फ्रंटियर कोर। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है ये हमेशा से एक फेडरल फोर्स रही है, और इसको ज़रा एक एमरजेंसी सिचुएशन में मुख्तलिफ जगहों पर बुलाया भी जाता है। इधर जब फाटा का एरिया मौजूद था तो फाटा और सूबे के दरमियान ये एक तरह की बफर फोर्स थी, और उस टाइम भी इसका एक इंस्पेक्टर जनरल FC होते थे जो कि इसके हेड होते थे।
अब यह है कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया है। एक तो यह है कि वो फ्रंटियर से ये लगता था कि शायद ये को फ्रंटियर किया है। फ्रंटियर का नाम भी चेंज हो गया, पहले NWFP था तो नाम भी चेंज हो गया और इसका नाम वही रहा। और लेकिन यह है कि ये कभी भी प्रोविंशियल फोर्स नहीं रही, ये फ्रंटियर की फोर्स नहीं थी, ये की ही फोर्स थी। तो एक तो इसका नाम चेंज किया है इन्होंने कि ताकि ये तासर ख़त्म हो कि ये फ्रंटियर किया है। दूसरा ये है कि जब भी किसी जगह पर कोई एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है और उधर FC को बुलाया जाता है, ज़्यादातर जो है पुलिस अपने आप को ओवर स्ट्रेस फील करती है, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे जब ये जगह इधर मामला इस्लामाबाद में होता है। पुलिस की बाकी ड्यूटीज़ भी होती हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे हमें जो है ना एक ओवर ऑक्यूपाइड है हम, तो एक FC को बुलाया जाता है। अब यह है कि इसको ज़्यादा इसका एक मैंडेट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो गया कि राइट फोर्स के तौर पे, एस्कॉर्ट फोर्स के तौर पे किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी या कोई जैसे कोई VVIP मूवमेंट्स के लिए या बाकी उसमें इसका इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ ये है कि इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। पहले तो ये हो सकता था जी कि अगर आपको इधर इस्लामाबाद में मसाइल आते हैं तो पुलिस की तादाद बढ़ा दें। फिर यह है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस की आप तादाद बढ़ाते हैं तो वो तो इस्लामाबाद में रहेगी। अगर कोई मसला पंजाब में बनता है या किसी और जगह पे तो आप इस्लामाबाद पुलिस तो नहीं भेज सकते। तो राइट फोर्स जो है यानी कि वो एक तरह की डेडिकेटेड फोर्स होगी, तो इसमें इसकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। और ये पहले से फेडरल फोर्स ही जो मेन चीज़ ये है, इसका नाम चेंज हुआ है। और दूसरा ये है कि इसकी अब तादाद बढ़ाई जाएगी और इसका ज़्यादा एक फ्रीक्वेंट यूज़ होगा। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।